नमस्कार। इस विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वाकई एक कह सकते हैं कि ज्ञान का संगम है, एक आध्यात्मिक वर्षा की तरह। जी नमस्कार। और आज हम जिस गहरे ज्ञान पर बात करने वाले हैं उसका संकलन श्रीमान कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी ने किया है और उनका उद्देश्य रहा है मानव कल्याण। हाँ, और ये ज्ञान हमें ले जाता है सीधे श्रीमद् भगवद गीता के पास, अध्याय 5 श्लोक 20। बिल्कुल, एक ऐसा श्लोक जो आप देखें तो जीवन के हर उतार चढ़ाव के बीच मन को कैसे स्थिर रखें ये सिखाता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस श्लोक के गहरे अर्थों को समझें और सबसे जरूरी बात कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, है ना? हाँ बिल्कुल, ताकि एक शांत संतुलित जीवन जी सकें। तो श्लोक से ही शुरू करते हैं। जी। न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवेत् ब्रह्मणि स्थितः। सुनने में काफी गहरा है। अगर इसे थोड़ा सरल करके समझें तो हाँ देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो इंसान जिसने परम सत्य मतलब ब्रह्म को जान लिया है, जिसकी बुद्धि बाहरी हालात से डगमगाती नहीं है, वही है स्थिर बुद्धि। और जो किसी भ्रम में नहीं है, मोह में नहीं है, वो है असम्मूढ़। ऐसा इंसान न तो कुछ अच्छा मिलने पर जो उसे पसंद हो उस पे बहुत ज्यादा खुश होता है, उछलता है। अच्छा। और न ही कुछ बुरा या अनचाहा होने पर परेशान होता है या दुखी होता है। वो एक बैलेंस में रहता है, सम अवस्था में। स्थिर बुद्धि और असम्मूढ़, ये दो शब्द, इनमें काफी वजन है। क्या यही है उस अवस्था की कुंजी? हाँ बिल्कुल, ये उस अवस्था के आप कह सकती हैं पिलर्स हैं। स्थिर बुद्धि मतलब ऐसी समझ जो हिले नहीं, चाहे बाहर तूफानी क्यों ना आ जाए। और असम्मूढ़ मतलब जिसका मन क्लियर हो, कंफ्यूज्ड ना हो, जो चीजों को वैसे देखे जैसी वे हैं, बिना किसी ज्यादा अटैचमेंट या गुस्से के। और ये गुण अपने आप आते हैं उस व्यक्ति में जो ब्रह्मवित् है, जिसने सत्य को जाना है और ब्रह्मणि स्थितः है, जो उसी सत्य में, उसी चेतना में टिका हुआ है। और ये ज्ञान दिया गया था कुरुक्षेत्र में अर्जुन को, जब वो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक उथल-पुथल में थे। बिल्कुल सही। अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने की सोचकर बहुत गहरे द्वंद्व में थे। मोह था, दुख था, मन बिल्कुल बेचैन था। तब कृष्ण ने उन्हें ये समझाया कि देखो अर्जुन, असली स्थिरता बाहर की जीत हार में नहीं है, वो तो मन के संतुलन में है। तो ये श्लोक हमें उस स्थित प्रज्ञ अवस्था की ओर ले जाता है जिसकी बात गीता में और भी जगहों पर है। मतलब वो अवस्था जहां इंसान सुख, दुख, मान, अपमान इन सब से ऊपर उठ जाता है। एकदम सही कहा आपने। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। जैसे समुद्र ऊपर से लहरों वाला दिखता है पर गहराई में शांत होता है ना। हाँ। स्थित प्रज्ञ का मन कुछ वैसा ही, बाहर कुछ भी चले, अंदर एक शांति, एक ठहराव बना रहता है। पर ये ठहराव, ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब जिंदगी में अच्छा बुरा तो होता ही रहेगा। इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारी खुशी या शांति बाहरी चीजों पर टिकी रहेगी कि आज तारीफ मिली तो खुश, कल आलोचना मिली तो दुखी, तो हम तो बस एक पेंडुलम की तरह हिलते रहेंगे। बात तो सही है। असली आजादी तो तब है जब हमारी शांति का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने पास हो, बाहर चाहे जो हवा चले। यही तो है आंतरिक स्थिरता। और अलग अलग दार्शनिकों ने भी शायद इसी अवस्था तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं, जैसे शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग है या रामानुजाचार्य का भक्ति मार्ग। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य सबका वही है, वो समता, वो बैलेंस। रास्ते अलग हो सकते हैं। जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि जब ये समझ आ जाता है कि भाई ये दुनिया तो बदलती रहती है, असली सत्य तो केवल भ्रम है, तो मन अपने आप टिक जाता है। अच्छा। रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति में, उनके प्रति प्रेम में पूरी तरह डूब जाओ तो ये समता आ जाती है। और स्वामी चिन्मयानंद जैसे जो आधुनिक गुरु हैं, वो इसे आज की भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। मतलब अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरह से मैनेज करना। और जो बात सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं हैरान करती है, वो ये कि हजारों साल पहले कही गई ये बातें आज का विज्ञान भी कहीं ना कहीं मान रहा है। ये सच में कमाल की बात है। और ये दिखाता है कि ये ज्ञान कितना यूनिवर्सल है, टाइमलेस है। देखिए आजकल न्यूरोसाइंस क्या कहता है? वो कहता है कि जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे दिमाग का जो अगला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो मजबूत होता है। अच्छा।
और यही हिस्सा हमारी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और सबसे ज़रूरी हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब ध्यान करने से दिमाग की वायरिंग बदल सकती है, शांत और स्थिर होने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये दिमाग के स्ट्रक्चर पर असर डालता है। और इसी तरह साइकोलॉजी में एक थेरेपी है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो क्या सिखाती है? यही कि अपने नेगेटिव विचारों को पहचानो, समझो कि विचार सिर्फ विचार है, वो हकीकत नहीं है, और अपनी भावनाओं को उनसे अलग करना सीखो। ये बिल्कुल वही बात है जो गीता कह रही है कि कोई बुरी स्थिति हुई, जैसे अपमान हुआ, और उस पर आपकी प्रतिक्रिया हुई, जैसे दुख हुआ, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप लाओ, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक बेसिस भी है। ये तो इसे आज की जो स्ट्रेस भरी लाइफ है उसके लिए और भी रेलेवेंट बना देता है। निश्चित रूप से। आज सोचिए कितना कितना स्टिमुलेशन है चारों तरफ से, सोशल मीडिया, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें। ऐसे में ये बैलेंस साधना तो जैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कवच की तरह है। ये हमें एंग्जाइटी जैसी चीजों से भी बचाने में मदद कर सकता है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाएं कैसे? मतलब प्रैक्टिकल क्या करें, खासकर जब हम व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। और देखिए, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये लगातार अभ्यास की बात है। लेकिन कुछ छोटे ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। जैसे कि रोज सुबह बस 10-15 मिनट निकाल के शांत बैठने की कोशिश करें। आप इसे ध्यान कहें, माइंडफुलनेस कहें, या बस अपनी सांसों को आता जाता महसूस करें। ये मन को ठहराव देने की ट्रेनिंग है। ठीक है, 10-15 मिनट ये तो किया जा सकता है। दिन में जब भी कोई तेज भावना उठे, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी, तो एकदम से रिएक्ट करने से पहले बस 3 गहरी सांसें लें। बस इतना सा पॉज। ये आपको एक मोमेंट देता है सोचने का कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। 3 गहरी सांसें। छोटा सा है पर शायद असरदार हो। सुख आए या दुख, दोनों में ही खुद को एक साक्षी की तरह देखने की कोशिश करें, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और आप खुद भी उस मूवी के कैरेक्टर हैं। ये साक्षी भाव, ये शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम तो अपनी फीलिंग्स में एकदम बह जाते हैं। हाँ, मुश्किल लगता है शुरू में, पर नामुमकिन नहीं। धीरे धीरे अभ्यास से आता है, और इसके फायदे कमाल के हैं। आप धीरे धीरे अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को पहचानने लगते हैं। जैसे अगर मन में विचार आया, मैं किसी काम का नहीं, तो आप उसे पकड़ पाते हैं कि अरे, ये तो सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। अच्छा, मतलब विचार और खुद को अलग करके देखना। हाँ, मेरे अंदर दुख का भाव उठ रहा है, ये महसूस करना मैं दुखी हूं से बहुत अलग है। ये आपको इमोशनली ज्यादा रिजिलियंट बनाता है। मतलब लाइफ में जब मुश्किल आती है तो आप बिखरते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर जल्दी वापस खड़े हो जाते हैं। और इससे शायद सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती होगी, खुद को बेहतर समझना। बिल्कुल। जब आप अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप अपने ट्रिगर्स समझने लगते हैं कि अच्छा, ट्रैफिक जैम में फंसने पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो अगली बार जब फंसेंगे आप पहले से अलर्ट हो सकते हैं। आप उस उठते हुए गुस्से को देख सकते हैं और शायद उसे बढ़ने से रोक सकें। गहरी सांस लें या ध्यान कहीं और लगाएं। यही तो है आत्मनिरीक्षण और फिर आत्म प्रबंधन। ये धीरे धीरे आदत बन जाती है। ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बात। अब अगर रिश्तों की बात करें, परिवार, दोस्त, समाज, इन रिश्तों में ये संतुलन कैसे मदद करता है? ये भी तो बहुत जरूरी पहलू है। रिश्तों में तो इसका असर शायद सबसे ज्यादा दिखता है। आप सोचिए, पति पत्नी है, उनके बीच कोई बहस हो गई। हाँ, ये तो आम बात है। आम बात है, पर अगर दोनों में से कोई एक भी इस संभाव का थोड़ा भी अभ्यास कर रहा है, तो वो शायद चिल्लाने के बजाय शांति से अपनी बात रखेगा, दूसरे की सुनेगा, गुस्से में कुछ ऐसा नहीं कह देगा जिससे रिश्ता खराब हो। वो अपनी भावनाओं के बहाव में बहेगा नहीं, बल्कि स्थिति को संभालेगा। और बच्चों के साथ, पेरेंट्स के लिए तो बच्चों की हर चीज बहुत इमोशनल होती है। वही तो इस संतुलन की असली परीक्षा है। बच्चे ने कुछ अच्छा किया, टॉप किया, गर्व होना तो नेचुरल है, पर क्या वो गर्व इतना बढ़ गया कि अहंकार बन गया? या बच्चा फेल हो गया, दुख हुआ, नेचुरल है, पर क्या वो दुख इतनी निराशा में बदल गया कि बच्चे का हौसला ही टूट गया? हाँ, ये बहुत महीन रेखा है। बिल्कुल।
संभाव रखने वाले पेरेंट्स बच्चे की सफलता पर भी संयत रहते हैं और असफलता में भी उसका सहारा बनते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो अपनी भावनाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि बच्चे के लिए क्या सही है उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। और यही समझदारी बड़े परिवारों में, रिश्तेदारों के बीच जो छोटे-मोटे मनमुटाव होते हैं, उनको संभालने में भी मदद करती है। कप्तान चौहान के संकलन में नारी शक्ति पर भी जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए ये संतुलन कैसे और क्यों खासतौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है? वो तो अक्सर कई भूमिकाएं एक साथ निभा रही होती हैं। हाँ, ये बहुत ही अहम मुद्दा उठाया आपने। महिलाएं, चाहे वो आज के दौर की हों या पहले की, अक्सर मल्टीटास्किंग करती हैं। माँ, पत्नी, बेटी, बहन, बहू और कई बार एक वर्किंग प्रोफेशनल भी। उन पर घर परिवार संभालने, सामाजिक उम्मीदों पर खरा उतरने और अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के बीच एक अलग ही तरह का प्रेशर होता है। सही कहा। ये संतुलन साधना उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर गीता का ये समभाव का संदेश उनके लिए एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति बन सकता है। जब वो भावनात्मक रूप से स्थिर रहती हैं, तो वो इन सारे रोल्स और प्रेशर्स को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। सोचिए, घर की रोज की छोटी छोटी दिक्कतें हों, ऑफिस का स्ट्रेस हो, रिश्तों की नाजुक बातें हों, हर स्थिति में धैर्य रखना, अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें काबू में रखना, बिना विचलित हुए अपना काम करते रहना, ये सब स्थिर बुद्धि के अभ्यास से ही आता है। संकलन में उन्हें ब्रह्मांड की रीढ़ भी कहा गया है, शायद इसलिए कि उनकी ये स्थिरता, उनका ये धैर्य ही परिवार को, समाज को एक आधार देता है, उसे जोड़ कर रखता है। ये संतुलन उन्हें बाहरी परिस्थितियों का शिकार बनने से बचाता है, बल्कि उन्हें अपनी अंदरूनी शक्ति से हालात को मोड़ने की ताकत देता है। इसी सामाजिक दायरे में रिश्ते कभी-कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। आकर्षण, लगाव, ये भावनाएं स्वाभाविक हैं। क्या ये श्लोक ऐसी स्थितियों के लिए भी कोई दिशा दिखाता है जहां भावनाएं शायद उलझी हुई लगे? देखिए, ये श्लोक किसी खास तरह के रिश्ते का खाका नहीं देता कि ये सही है, वो गलत है। ये मानवीय भावनाओं की सच्चाई को, उनकी जटिलता को समझता है। प्यार, स्नेह, आकर्षण, ये सब जीवन का हिस्सा है। हाँ, श्लोक का मार्गदर्शन ये है कि आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो कितनी भी इमोशनली चार्ज्ड क्यों न हो, अपना बैलेंस मत खोइए, अपना विवेक मत खोइए। विवेक मतलब सही गलत की समझ। हाँ, सही गलत की समझ, पारदर्शिता, ईमानदारी, खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी, और दूर तक सोचने की क्षमता कि मेरे इस कदम का अभी और बाद में क्या असर होगा, क्या ये सबके लिए ठीक है, सम्मानजनक है। ये श्लोक भावनाओं को दबाने को नहीं कहता, नहीं उनमें बह जाने को कहता है। ये कहता है उन्हें समझो, स्वीकार करो और फिर अपनी स्थिर बुद्धि से, एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ उन्हें मैनेज करो। बहुत ज्यादा आसक्ति भी दुख देती है और भावनाओं को जबरदस्ती रोकना भी। बीच का रास्ता, संतुलन, वही कुंजी है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जिम्मेदार नजरिया है। अच्छा, अब जरा वर्क प्लेस की बात करते हैं। अपने काम में, ऑफिस में ये सिद्धांत कैसे लागू होता है? ऑफिस में भी इसकी उतनी ही जरूरत है। मान लीजिए आपको अपने काम के लिए बहुत तारीफ मिली, प्रमोशन हो गया। स्थिर बुद्धि वाला इंसान खुश होगा, सेलिब्रेट करेगा, लेकिन हवा में नहीं उड़ेगा। वो समझेगा कि हाँ, मैंने मेहनत की, टीम ने साथ दिया, हालात अच्छे थे, ये सबका मिला जुला नतीजा है। वो सारा क्रेडिट सिर्फ खुद को नहीं देगा। इससे क्या होता है, अहंकार नहीं बढ़ता, वो ग्राउंडेड रहता है। और अगर उल्टा हो, आलोचना मिले या कोई प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक ना चले, तब भी वही बात, वो एकदम से टूट नहीं जाएगा, निराश होकर बैठ नहीं जाएगा। हाँ, बुरा लग सकता है, निराशा आ सकती है, पर वो उसमें डूबेगा नहीं। वो देखेगा, अच्छा क्या गलत हुआ, कहाँ कमी रह गई, इससे क्या सीखा जा सकता है। वो इसे एक पर्सनल फेलियर की तरह लेने के बजाय एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। ये जो अपनी इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज करने की क्षमता है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, ये प्रोफेशनल लाइफ में लगातार आगे बढ़ने और पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है। और अगर कोई लीडरशिप रोल में है, तब तो ये संतुलन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा। निश्चित रूप से। लीडर तो पूरी टीम के लिए एक तरह का इमोशनल एंकर होता है। जब टीम अच्छा कर रही है तो सफलता का जश्न सबके साथ मनाना, पर खुद संयम रखना। और जब मुश्किल वक्त आए, जब टीम का मोराल डाउन हो, तब शांत रहना, धीरज रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना, टीम को हिम्मत देना, ये सब एक बैलेंस्ड लीडर ही कर सकता है। उसकी स्थिरता पूरी टीम में एक सुरक्षा और भरोसे का भाव पैदा करती है। अगर लीडर ही अस्थिर हो
तो पूरी टीम डगमगा जाती है। तो हमने देखा कि पर्सनल लाइफ हो, सोशल रिश्ते हों या फिर प्रोफेशनल दुनिया, हर जगह ये अंदरूनी संतुलन, ये समभाव कितना फायदेमंद हो सकता है, और इसका असर शायद सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक रिपल इफेक्ट की तरह है। जब एक इंसान अपने अंदर शांति लाता है, संतुलन लाता है, तो उसका असर सबसे पहले उसके अपने परिवार पर पड़ता है। एक शांत व्यक्ति घर में ज्यादा प्यार और समझ का माहौल बनाता है। हाँ, जब कई परिवार ऐसे बनते हैं तो समाज में धीरे धीरे एक मैच्योरिटी आती है। लोग एक दूसरे के लिए ज्यादा सहनशील बनते हैं, ज्यादा समझदार बनते हैं, और क्या पता, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस भीतरी स्थिरता को साध लें तो हम शायद एक ज्यादा शांत, ज्यादा सद्भाव वाली दुनिया की तरफ बढ़ सकें। शुरुआत तो हमेशा एक व्यक्ति से ही होती है। वाह! तो इस पूरी बातचीत का सार निचोड़ यही है कि भगवद गीता का ये श्लोक हमें एक बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा फॉर्मूला देता है। जिंदगी में कुछ भी आए, अच्छा या बुरा, मन का हो या न हो, अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, संभाव में रहो। असली शांति और ताकत बाहर के हालात बदलने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने अंदर के रिएक्शन को साधने में है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समेटा है। शक्ति का केंद्र बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये श्लोक बस हमें उस अंदरूनी केंद्र से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए अब अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें, मनन कर सकें। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर पल नई जानकारी, नया स्टिमुलेशन हमें घेरे रहता है, वो कौन सा एक छोटा सा पर ठोस कदम हो सकता है जिसे कोई भी व्यक्ति आज ही उठाना शुरू कर सकता है, इस प्राचीन ज्ञान में बताई गई स्थिर बुद्धि को अपने जीवन में विकसित करने की दिशा में? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए अपने अंदर ही खोजना होगा। वो कदम बहुत छोटा भी हो सकता है, पर शुरुआत तो करनी ही होगी। इस गहरी और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा को संभव बनाने के लिए हम एक बार फिर श्रीमान कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने मानव कल्याण के इस नेक उद्देश्य से ये अनमोल संकलन तैयार किया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।